मैं जीनत जबीन सिद्दीकी कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी आज की कहानी है सर फिरा। तो शुरू करती हूँ अपनी कहानी। वो मेरे घर की छत पर खड़ी थी। अक्टूबर की गुनगुनी धूप सेकती हुई। उसका एक हाथ कमर पर था, दूसरा हाथ दांतों पर ब्रश घुमाने में मसरूफ। वो खुद में इतनी डूबी हुई थी जैसे दांत साफ करना दुनिया का सबसे ज़रूरी काम हो। पीछे गर्दन पर झूलते जूड़े से कुछ बाल निकलकर आगे कंधे पर आ गए। उनको उसने ऐसे ही रहने दिया। वो कभी 2 कदम पीछे जाती, कभी 4 कदम आगे, कभी झुककर मुंडेर पर रखे गमलों को देखती, तो कभी आंखें मिचकाते हुए मेरे घर के चारों तरफ फैली पेड़ों की लंबी कतार को। इधर उधर डोलती उसकी नजरें इस बीच मुझसे टकराईं। मैं वहीं पास ही छत की मुंडेर पर बैठा कब से उसे ही तो देख रहा था। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो ज़रा नर्वस हुई। मैं भी तो उसे अपने घर पर देखकर हैरान हो रहा था। इस बीच झाग भरे मुंह को फुलाए हुए ज़रा आगे झुकी, 2 कदम पीछे लिया, फिर 4, फिर 8। कुछ देर मैंने उसका इंतज़ार किया। लगा जैसे वो वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं नीचे उतर आया और बेमन से गेट के पास पड़ा अखबार उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगा। मन में सवालों का पुलिंदा खुल गया। आखिर ये कौन थी और मेरे घर में क्या कर रही थी? पूरे 6 महीने बाद कल मैं घर लौटा था। ऐसे तो जमशेदपुर से कोलकाता की दूरी चंद घंटों की थी, लेकिन कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन कहाँ से जुगाड़नी पड़ती हैं, इसका दर्द मेरे जैसा कोई स्टूडेंट ही समझ पाएगा। वैसे भी मैं घर आकर करता भी क्या? यहाँ कौन है मेरा इंतज़ार करने वाला? पापा तो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। कभी फ़ोन भी आता तो बस इतना बताने के लिए कि आगे क्या पढ़ना है, किसमें ज़्यादा स्कोप हैं। कभी कभी तो लगता कि पापा से नहीं स्कूल टीचर से बात कर रहा हूँ मैं। और मम्मा, उनके अपने बहाने थे। बहाने ही कहूँगा, वरना एक सुबह अगर योगा क्लास छूट जाए तो क्या दुनिया से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी? लेकिन नहीं, उनको जाना था, वो चली गईं। वैसे सच बताऊँ तो मुझे अब इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी तो नहीं है कि घर और हॉस्टल में फ़र्क ही हो। ये सोचते हुए मेरा ध्यान छत पर दिखे उस अजनबी चेहरे पर गया जो अब वहाँ नहीं था। खाली जगह थी बस, उस चेहरे से भरी हुई खाली जगह। कौन थी वो लड़की जो मेरे अंदर खलबली मचा दी थी? दिल कर रहा था कि सीधे जाके उसी से पूछ लूँ। फिर ध्यान आया कि क्या पता ऊपर वाले खाली कमरे को मम्मा ने किरायादार रख लिया हो। खुद से ही सवाल करते हुए, खुद ही सवालों के जवाब देते हुए मैं छत के ऊपर चढ़ाया। सीढ़ियों पर आहिस्ता से पांव रखते हुए मुझको बिल्कुल वैसा एहसास जैसा छुपन छुपाई खेलते वक्त। हाथों में अखबार पकड़े मैं उसके कमरे में था। दरवाजे पर लहराते हल्के नीले पर्दे को सरकाया तो पास ही टंगे विंड चेन की मीठी धुन बिखर गई थी। उसका बिस्तर नीचे था, जिस पर तितलियों के प्रिंट वाली चादर बिछी थी। पास में एक चौकी थी जिस पर ढेरों किताबें थीं और एक कलमदान जिसमें कलम के अलावा वो सब कुछ रखा था जो लड़कियां बाल बांधने में काम में लाती हैं। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। शायद वो अंदर हो और मैं यहाँ उसके कमरे में ताक झांक करने में लगा था। मुझे खुद पे शर्म आई और ज़रा सी हंसी भी। तो कैसा लगा कमरा? ये सुनते ही मेरी गर्दन 180 डिग्री में घूम गई। वो नहाकर बाहर आ चुकी थी।
सफ़ेद रंग का ढीला सा कुर्ता पहने हुए मैं नीचे ज़मीन को देख रहा था, जहाँ उसके गीले बालों से टपकती बूंदों ने एक घेरा बना दिया था और मेरी नज़रें उसी घेरे में कैद होकर रह गई थीं। आंखें उचकाते हुए उसने वही सवाल दोहराया, कमरा कैसा लगा, बोलो। बाय द वे, आई एम विशाखा उपाध्याय। दीदी ने बताया होगा ना मेरे बारे में? 3 महीने पहले शिफ्ट किया है मैंने, जॉब के सिलसिले में। दीदी, जॉब, शिफ्ट, ये सब सुनकर मेरी आवाज़ कुछ लड़खड़ा गई। बैट, मैं अपना क्रिकेट बैट लेने आया हूँ, यहीं कहीं रखा था। ये कहते हुए मैंने उस बैट को ढूंढने की कोशिश की जिसके परखच्चे मैंने 9वीं क्लास में उड़ा दिया था। मुझे ऐसे लड़खड़ाते देखकर वो पहले कुछ हंसी, फिर आगे बढ़कर ज़रा सी एड़ी उचकाई और अलमारी के ऊपर से एक गत्ता खींचते हुए बोली, बैट वैट तो नहीं है, ये लो। राज, ये लूडो ज़रूर पड़ा मिला था मुझे, तुम्हारा है? ये सुनकर मुझे अजीब लगा। मैंने ना में सर हिलाते हुए दोनों हाथ पीछे छुपा ली। उस पर गुस्सा भी आया। खुद जॉब करती है तो क्या मैं उसको लूडो खेलता बच्चा दिखता हूँ? फिर भी ना जाने क्यों उसकी आवाज़ में अपना नाम सुनकर पेट में कुछ गुदगुदी सी हुई। ये स्टूपिड दिल ना सेल्फ मूड में जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे मेरा करने लगा था। अपने से 7-8 साल बड़ी विशाखा को देखकर, विशाखा से पहली मुलाकात हुए पूरे 3 दिन हो गए थे। उस बीच मैं उसको न देखकर भी चुपचाप देखता रहा। सुबह 9 बजे उसे घर से निकलते हुए, रात के 9 बजे घर घुसते हुए। अगर गलती से हमारी नज़रें टकराती तो उसके होंठों पर मुस्कान होती और मैं उसे देखकर मुस्कुराने जैसी तहजीब भी भूल जाया करता। हम दोनों के बीच ठहरी इस चुप्पी का टूटना भी कुछ अजीब रहा। उस दिन काले गिड़गिड़ाते बादलों के बीच वो जब घर से निकली तो कुछ जल्दी में दिखी। उसके निकलते ही बूंदा बांदी तेज बारिश में बदल गई। मुझे लगा वो आधे रास्ते से लौट आएगी, लेकिन वो नहीं आई। छतरी लेकर भागते हुए मैं मोड़ वाले बस स्टैंड तक पहुंचा तो देखा स्टैंड पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। धक्कों से बचने के लिए वो दूर खड़ी थी, आंखों पर हाथ चढ़ाते हुए, तरबतर भीगी हुई। तभी मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ सकपका गई। कुछ देर बाद मैं विशाखा के बगल में खड़ा था, एक ही छतरी के नीचे, यहाँ वहाँ से भीगता हुआ। उसकी नज़रें मुझसे टकराईं ज़रूर, लेकिन होंठ खामोश ही रहें। तभी सामने से उसकी टैक्सी आकर रुकी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि एक और बुजुर्ग को देखकर उसने कदम पीछे ले लिया। बोली, आज बस से जाने का मन है? मुस्कुराते हुए उसने बिना मांगे सफाई दे दी। मैं मुस्कुरा दिया और उसकी हथेली में हक से छतरी का हैंडल पकड़ाकर घर चला आया। दिन भर होती बारिश ने हमारे बीच पड़ी चुप्पी की उस गिरह को शायद ढीला कर दिया था। रात के 9 बजे मैं फिर बस स्टैंड पर था, उसके इंतज़ार में। अंधेरा होने के बावजूद भी कैब से उतरते ही वो मुझे पहचान गई। बोली, तुम? मैं छतरी लेकर भाग थोड़ी जाती। कहते हुए उसने छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने सर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ 1-2 तारों के बीच गहरे काले बादल थे। अभी इसे रखो तुम, नहीं तो कल फिर भगाओगी मुझे। उसने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और था। बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ खींचते हुए वो मुझे आलू टिक्की के ठेले तक ले आई।
मैं कुछ देर उसकी और अपनी बंधी हथेलियों को देखता रहा। यह अपनेपन का एहसास सुबह तक नहीं था, या शायद मैंने महसूस न किया हो। बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं कुछ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। एक लड़की भीगी भागी सी। उसने मेरे होंठों से धुन उठाकर खुद गाने लगी। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। ये पागलपन था। कोई हमको ऐसे बीच रास्ते में देखेगा तो ज़रूर सरफिरा समझेगा, लेकिन विशाखा को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और पहली बार मुझे भी लगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे वाकई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिल में एक हल्कापन महसूस हुआ। विशाखा का एक अजनबी से दोस्त बन जाना ख्वाब जैसा था, और मैं चाहता था ये ख्वाब कभी न टूटे। विशाखा की तरह विशाखा की आदतें भी अजीब थीं। कभी परिंदों को उड़ते एकटक देखना, कभी एक किताब को बार बार पढ़ना। हर टॉपिक पर पूरा कॉन्फिडेंट था, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करती थी। लेकिन मेरी नज़रें खुद के चेहरे पर जाते ही झट बात बदल देना। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि कैसे संजीदा बात करते हुए भी उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत बनी रहती है। तारों भरे खुले आसमान के नीचे वो मेरे साथ काफ़ी पीते हुए कितनी आसानी से दिन भर की जमा बातों को खाली कर दिया करती थी। मेरे दिन के खालीपन में अब उसकी आवाज़ से भरने लगी थी। इससे पहले मैं किसी के साथ इतना अपनाहियत महसूस नहीं कर पाया था। दूसरी तीसरी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन विशाखा के साथ बात ही दूसरी थी। न जाने क्या जादू था उसमें। उस दिन संडे था। मैंने उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो देखा वो बिस्तर पर उल्टी लेटी है। मैं कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। तभी वो बोली, तुम बिना इजाज़त लिए भी अंदर आ सकते हो। मैं कुछ शर्मिंदा होकर उसके बिस्तर के आगे बैठ गया। उसने मुड़कर मुझे देखा और किताबों के पास रखा नेल पेन उठाकर हाथों की उंगलियों के नाखून पर लगाने लगी। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। उसने बात शुरू की। बोली, जमशेदपुर आई तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ दोस्त बना पाऊंगी। तुम मिले, अच्छा लगा। अगर मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो शुरू करती हूँ। छुट्टियाँ कब ख़त्म हो रही हैं तुम्हारी? ये लो, मार दिया ना मीठे हलवे में हरी मिर्च का छौंका। अभी टाइम है, मैंने कहा। वो बोली, पता है पिछले चार सालों से मन भर घर नहीं जा पाई। कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर सोचती हूँ होटल मैनेजमेंट भी तो मैंने ही चुना था, वरना पापा तो मुझको टीचर बनाना चाहते थे। कहते हुए वो हंस दी। फिर आगे बोली, लेकिन तुम्हारा सही है यार, तुम्हें वही पसंद है जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं यही चाहता था? विशाखा मुझे अचानक परेशान होते देखकर कान खींचते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी। पता है जब मैं छोटी थी तो दद्दू बताते थे एक रात सड़क पर उनकी चाबी गिर गई थी। वो थोड़ी दूर जाकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चाबी ढूंढते रहे। उनको चाबी नहीं मिली। विशाखा की इस बकवास सी कहानी को सुनकर मैं हंस पड़ा। बोला, चाबी तो पीछे पड़ी थी बुद्धू। एग्जैक्टली, मैंने भी उनको यही कहा था। कंफर्ट जोन में मनचाही चीज़ें नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर
मैं कुछ झुंझला गया और कमरे से बाहर चला आया। आज मैंने खुद को विशाखा की नज़रों से देखने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि क्या मैं भी यही नहीं कर रहा था। पहली बार मुझे मेरी ज़िंदगी झूठी और सपाट लगी। कभी ना ख़त्म होने वाली शिकायतों जैसी। खाने की मेज़ पर आज रोज़ से ज़्यादा खामोशी थी। बाउल से टकराती चम्मच की आवाज़ के साथ मेरे मन की उलझी बात बाहर आ गई। मैंने मम्मा से कहा, मैं एमबीए नहीं करना चाहता, मास कॉम करूँगा। ये सुनकर उनके मुंह में जाती चम्मच वहीं रुक गई। उन्होंने पहले मुझे गौर से देखा, जैसे मैंने कुछ मजाक किया हो। फिर बोली, तुम कंफ्यूज्ड हो, इस एज में होता है ऐसा। डोंट वरी, आगे क्या करना है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। डिसाइड नहीं हुआ, मुझे बाकी ऑर्डर की तरह ये भी मनाया गया है और मुझे मानना पड़ा है। आज मम्मा के सामने शायद मैं पहली बार खुलकर कहने की हिम्मत कर पाया था। लेकिन गलती तो मेरी ही थी। मुझे हर ऑर्डर पर उन्हें साफ साफ कहना चाहिए था, मगर घर का माहौल हमेशा से ऐसा ही रहा था। हर जगह बस चुप्पी, टुकड़ों में रिश्ते। ये सोचते हुए मैंने नज़रें उठाई। वो मुझे ही देख रही थी। तेरे और विशाखा के बीच जो चल रहा है ना, ये मत सोचना मुझे कुछ दिखता नहीं है। ये सब उसी का सिखाया पढ़ाया है ना। कहते हुए वो गुस्से में खड़ी हो गई थी और एक सांस में बोली, खुद का कुछ अता पता है नहीं, कभी ये होटल कभी वो होटल। अब तेरा फ्यूचर क्यों बिगाड़ रही है? हद है बदतमीजी की। अरे बड़ी है तुझसे, अपनी उम्र के दोस्त ढूंढना, तेरे पीछे क्यों पड़ी है? उनकी बात सुनकर मैं सकपका गया। बोला, वो नहीं, मैं पड़ा हूँ उसके पीछे। और मम्मा पता है क्यों? क्योंकि वो थोपे हुए डिसीज़न के बजाय अपने डिसीज़न लेना जानती है, लाइफ को अपनी तरह जीना जानती है। काश ये आप मुझको सिखा पाती ना। मम्मा ने कहा, आखिर क्या सिखाना है तुझको? बोल तुझको क्या सीखना है? बिजनेस खानदान में पढ़े लिखे हो बेटा, सब कुछ हाथों में मिला है। दूसरे की नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, दरवाजे पर आहट हुई। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर विशाखा खड़ी थी, उल्टी हथेली से चेहरा पोंछते हुए, और वो चुपचाप वापस जाने लगी। मैं उठकर आगे गया तो देखा वहीं कोने पर छतरी पड़ी थी। लगा वो जैसे छतरी के साथ हमारे बीच के रिश्तों को भी वहीं छोड़ गई हो। मेरे दरवाजे पर मम्मा के साथ हुई बहस के साथ विशाखा के कमरे तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें गुस्सा शायद मुझ पर आ रहा हो, लेकिन उसके लिए विशाखा को जिम्मेदार ठहराना क्या सही था? पूरी रात ऐसी ही बीती, करवट बदलते हुए। सुबह आँख खुली तो घर के बाहर कैब खड़ी देखी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि विशाखा वाकई जा रही थी, बिना कोई सवाल या शिकायत किए हुए। अनजाने में हम किसी के साथ इस हद तक जुड़ जाते हैं कि उसके दूर जाने को लेकर कभी सोच भी नहीं पाते। मैं भी उस खालीपन से डर गया था जो विशाखा के जाने के बाद मेरे अंदर रह जाने वाला था। मैं भागते हुए बाहर आया। उसका चेहरा कैब के आधे खुले कांच से झांक रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी। ड्राइवर ने सेल्फ मारी और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। लगा जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया हो। मैं गाड़ी के पीछे भागा। विशाखा ने गर्दन घुमाकर मुझको देखा होगा, तभी कुछ दूर जाकर गाड़ी रुक गई।
मैं हाँफता हुआ गाड़ी तक आया। झुककर उस आधे कांच से विशाखा को देखा। उसकी आंखें सूजी थीं, नाक पर गुलाबीपन सिमट आया था। गुस्सा होते हुए मैं बोला, ऐसे जाते हैं क्या? और जाना है तो चली जाओ, लेकिन तरीका होता है यार। वो बिना झिझके एकदम न्यूट्रल बनी रही, जैसे मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मैं तुनकते हुए गाड़ी की सीट पर आ गया। ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया अर्जेंट है, गाड़ी साइड पर लगाओ। कुछ अर्जेंट नहीं है, चलने दो, विशाखा ने कहा और चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरा हाथ उसके चेहरे तक आ गया। उसका कान खींचते हुए मैंने कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कल कैसा ड्रामा हुआ ना। रहने दो। वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, तुम्हारी गलती नहीं थी। शायद सोसाइटी ने ही ऐसे रूल्स बना दिए हैं। कुछ अलग करना चाहो तो लोग कैरेक्टर को पकड़कर बैठ जाते हैं। मैंने उसकी हथेली थाम कर कहा, सब तो समझती हो ना तुम, फिर क्यों जा रही हो? ताकि तुम भी जा सको फ्री माइंड से। तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं ना, भूल गए क्या? कहते हुए वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पता है कल रात मम्मा ने फ़ोन पे पापा से क्या कहा? विशाखा ने उस बार चेहरा उठाकर बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा। बोल रही थी कि आपका बेटा तो कुछ समझता ही नहीं, जाने क्यों उस विशाखा के पीछे पागल हुआ पड़ा है। विशाखा बोली, हाँ तो तुम क्यों हो रहे हो पागल मेरे पीछे? मैं हंस दिया। इतना कुछ हो गया, घर छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन टांग खींचने का मौका नहीं मिला कि देखो फिर से कूद पड़ी मैदान में। मैंने कहा, मम्मा पापा को कुछ भी समझा दें, उन दोनों को कुछ भी समझने दो यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमसे मिला तो लगा कि जैसे मैंने खुद से मिला हो। तुमसे मिला तो लगा कि जैसे मैं खुद से मिल रहा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल जिंदगी भर याद रहेगा। आई एम रियली लाइक यू विशाखा। विशाखा की नज़रें कुछ देर मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। लगा शायद वो पहली बार मुझे इतने गौर से देख रही हो। बोली, जिंदगी भर याद रहेगा? क्या याद रहेगा? ओए सुन, दुनिया छोड़कर नहीं जा रही हूँ मैं। कॉल करना तुम, मुझे इंतज़ार रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया। इस बीच उसकी आंखों में वही सवाल देखा जो मेरे अंदर था कि उम्र के एक फासले पर खड़े हम दोनों क्या सिर्फ दोस्त थे? पता नहीं, होता होगा ऐसा रिश्ता भी जो परिंदों की तरह आज़ाद हो, बेपरवाह सा, थोड़े पागलपन और थोड़े सुकून से भरा हुआ। ज़रूरी थोड़े है कि उस रिश्ते को उन्हीं रस्मी नामों से पुकारा जाए। मेरे लिए विशाखा बस विशाखा थी, मेरी विशाखा, मेरी सिर्फ मेरी विशाखा। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।